अच्छा, हम लोगों ने कल जो टॉपिक पढ़ा था कोस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन हमने स्टार्ट किया था, और उसमें हमने 6 टाइप्स ऑफ कोस्ट को देखा था, जिसमें हम लोगों ने कवर किया प्रोडक्शन कोस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन, फाइनेंस और रिसर्च। रिसर्च कोर्स पे हमने कल एंड किया था, जिस वक्त मैंने एक पॉइंट बताया था, जिसमें मैंने एक पॉइंट बताया था कि वो सारी रिसर्च जो तुम बिफोर मेकिंग द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनाने से पहले करते हो, वो सारे की सारे जो कॉस्ट होती है वो पार्ट बनती है रिसर्च कॉस्ट का। यानी प्रोडक्ट बनाने के लिए तुम जो रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च कॉस्ट जो incur कर रहे हो, रिसर्च कॉस्ट का पार्ट है। लेकिन अगर इफ द रिसर्च इज डन आफ्टर मेकिंग अ प्रोडक्ट, देखो एक तो था ना, आपने प्रोडक्ट बनाने से पहले रिसर्च की, उसमें तो साफ साफ पता चल रहा है कि आप जो रिसर्च कर रहे हो वो प्रोडक्ट बनाने के लिए कर रहे हो, प्रोडक्ट बनाना कैसे है, कौन सा कंपोनेंट यूज करना है। लेकिन एक मरतबा जब आपका प्रोडक्ट बन गया, आपने एक प्रोडक्ट बना लिया, उसके बाद आप रिसर्च किस चीज की करोगे? बताओ, आप लोगों को क्या लगता है कि एक प्रोडक्ट बन गया, आप किस चीज की रिसर्च करोगे? नॉर्मली आप अगर आप सोचो, प्रैक्टिकल होके सोचो, तो किस चीज की आप रिसर्च करोगे? पहले तो आप ये रिसर्च कर रहे थे बनाना किस तरह है प्रोडक्ट, लेकिन अब बन गया, अब किस चीज की रिसर्च करोगे? बताओ भाई, साहब ने बताना है, कौन सी चीजें देखोगे? एक आंसर मुझे मिला, और वो आंसर ठीक ही है, मार्केटिंग। बिल्कुल। देखो, मैं आपको बताता हूँ, जब आप एक प्रोडक्ट बना लेते हो ना, उसके बाद आपकी मेन टेंशन ये होती है कि आपने इसको बेचना कहाँ पे है। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि यार इसको बेचना कहाँ पे है, तो सारा का सारा आपका जेन जाएगा कि बेचने के लिए हम कहाँ शॉप देखें, कहाँ पे क्या हिसाब किताब रखें, किस तरह बेचें, ऑनलाइन बेचें, ऑफलाइन बेचें। अगर हम ऑफलाइन बेच रहे हैं तो लोकेशन, किस प्राइम लोकेशन पे हमारे लिए बेस्ट रहेगी चीज। तो उस लिहाज से मैं बता रहा हूँ कि रिसर्च जो होती है ना आफ्टर मेकिंग प्रोडक्ट, वो इसलिए होती है ताकि हम प्रोडक्ट को सेल कर सकें, सेल कर सकें। और देखो, अगर कोई आप ऐसी कॉस्ट इंकर कर रहे हो जो जिसके अंदर आपकी नियत बेचना है, तो वो आपकी सेलिंग कॉस्ट होगी, वो आपकी सेलिंग कॉस्ट होगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रिसर्च डन बिफोर मेकिंग द प्रोडक्ट, तो फिर आप कहोगे ठीक है, वो रिसर्च कॉस्ट ही है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि रिसर्च डन आफ्टर मेकिंग द प्रोडक्ट, तो वो सेलिंग कॉस्ट का पार्ट बनेगा। यानी अगर हम सेलिंग कॉस्ट में जाएं, तो मैं यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट ये सेलिंग कॉस्ट जहाँ पे मैंने समझाया हुआ है, ये सारा पॉइंट, इसमें मैं ये भी लिख सकता हूँ कि रिसर्च डन आफ्टर मेकिंग प्रोडक्ट, ये भी सेलिंग कॉस्ट का पार्ट बनेगा। मुझे बताओ, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि अगर रिसर्च डन आफ्टर मेकिंग द प्रोडक्ट है तो वो किसका पार्ट होगा, और रिसर्च डन बिफोर मेकिंग द प्रोडक्ट है वो वो कॉस्ट किसका पार्ट बनेगी? सबको क्लियर है ये पॉइंट? क्लियर हुआ ये पॉइंट आप लोगों को? जरा कंफर्म कर दो मुझे। मैं रिपीट कर देता हूँ अली, मैंने ये बोला था कि अगर आपने रिसर्च की है बिफोर मेकिंग द प्रोडक्ट, रिसर्च की है बिफोर मेकिंग द प्रोडक्ट, तो वो पार्ट बनेगा रिसर्च कोर्स का। लेकिन अगर रिसर्च हुई है आफ्टर मेकिंग द प्रोडक्ट, तो आफ्टर मेकिंग द प्रोडक्ट आप इसलिए इस चीज की रिसर्च करते हो कि आपने उस चीज को बेचना कहाँ पे है। तो बेचना कहाँ पे, तो इसका मतलब आपने सेल कहाँ करना है, आपके आपकी जो इंटेंशन है, आपकी नीयत है, ये आ गई कि इसको बेचना कहाँ पे। तो आप बेचने के लिए आप रिसर्च कर रहे हो कि बेचे कहाँ पर। तो अब रिसर्च आफ्टर मेकिंग द प्रोडक्ट, अगर इस पे कोई खर्चा आपका होता है, तो वो खर्चा आपका बनता है जाके सेलिंग कॉस्ट का पार्ट। यानी रिसर्च डन आफ्टर मेकिंग द प्रोडक्ट सेलिंग कॉस्ट है। क्लियर हुआ अली जी? अब ये हमारी यहाँ पे हमारी सिर्फ 6 कॉस्ट कंप्लीट होती है रिसर्च कॉस्ट के अंदर, बस ये पॉइंट था। अब 2-3 ऐसी पॉइंट्स है जो कि स्टूडेंट्स वगैरह जिसमें कंफ्यूज होते हैं, वो मैं जरा डिस्कस कर दूं। एक हम पढ़ेंगे पैकिंग से रिलेटेड, पैकिंग कॉस्ट, जैसे एक प्रोडक्ट के अंदर, एक बिजनेस के अंदर पैकिंग होती है, उसकी कॉस्ट कहाँ जाएगी। और एक हम पढ़ेंगे स्टोरेज कॉस्ट। ये दोनों बेसिकली हट के हैं, मतलब इनको देख के आप पहले बार में नहीं बता सकते अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो कि कौन सी कॉस्ट बनेगी।
तो पैकिंग ना दो किस्म की होती है एक्चुअली। पैकिंग होती है दो किस्म की, एक होती है प्राइमरी पैकिंग और एक होती है सेकेंडरी पैकिंग। देखो एक जो होती है ना प्राइमरी पैकिंग, प्राइमरी पैकिंग का मतलब ये होता है कि आपने जो पैकिंग करनी है वो निसेसरी है, मतलब जरूरी है, जिसके बगैर आप प्रोडक्ट बेच नहीं सकते। ये निसेसरी फॉर द प्रोडक्ट है, जिसके बगैर आप प्रोडक्ट बेच नहीं सकते। जिस तरह अज्यूम करो मैं कोका कोला लेने जाता हूँ और मैं कहता हूँ मुझे 1.5 लीटर कोका कोला चाहिए, तो वो मुझे क्या देते हैं, एक पैकिंग, उसके एक बोतल के अंदर उस समेत वो देते हैं। ऐसा तो नहीं होता मैं घर से बर्तन लेके जा रहा हूँ, बर्तन लेके जा रहा हूँ या कोई अपने बोतल लेके जा रहा हूँ या अपने ग्लास लेके जा रहा हूँ कि भाई मुझे कोका कोला चाहिए। उनकी एक पैकिंग होती है और वो पैकिंग प्राइमरी पैकिंग है, बिकॉज इट्स नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, इट्स द मेन पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। उसके बगैर प्रोडक्ट बिक नहीं सकता, उसके बगैर प्रोडक्ट बन नहीं सकता। जिस तरह हम जैम लेने जाते हैं किसी कंपनी का, या हम किसी कंपनी के फॉर एग्जांपल ये मायोनीज लेने जाते हैं, तो वो एक पैकिंग के अंदर है। अब उसके बगैर वो चीज आपको मिल नहीं सकती, उसके बगैर वो चीज आपको मिल नहीं सकती, क्यों? बिकॉज इट्स नेसेसरी पार्ट। वो पैकिंग जो जिसने प्रोडक्ट को बेसिकली होल्ड किया होता है, जिसने प्रोडक्ट को होल्ड किया होता है, होल्डिंग द प्रोडक्ट, द पैकिंग दैट इज होल्डिंग द प्रोडक्ट, ये होती है प्राइमरी पैकिंग। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक प्राइमरी पैकिंग है, वो प्रोडक्ट का पार्ट है, वो प्रोडक्ट का पार्ट है, तो मुझे बताओ आपके सामने 6 कोस्ट है, प्रोडक्शन, सेलिंग, एडमिन, फाइनेंस, रिसर्च और डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो प्राइमरी पैकिंग है, फिर इसको किस कोस्ट का पार्ट बनना चाहिए बताओ? प्रोडक्शन, सेलिंग, एडमिन, फाइनेंस, रिसर्च, डिस्ट्रीब्यूशन। आपको क्या लगता है ये किसका पार्ट बनना चाहिए? अपने अंदाजे से बता दो, अंदाजे से बता दो, अगर नहीं भी पता थोड़ा अंदाजा लगा लो। एक पैकिंग है जिसने प्रोडक्ट का पार्ट बनना है। अली आपने नहीं बताया, एक्टिव रहो, सबने बताना है यार, सबने प्रॉपरली साथ साथ बताना है, और चाहे गलत बता दो नो इशू। लेकिन देखो अब पैकिंग की बात सुन लो। प्राइमरी पैकिंग क्या होती है कि जब आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, आप कह रहे हो कि उसके बगैर वो प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता, पूरा हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब वो प्रोडक्शन के दौरान ही पैकिंग हो रही है और वो उसके बगैर बाद ही फाइनल प्रोडक्ट बन के निकल रहा है, यानी पैक होके निकल रहा है। तो इसी वजह से ये प्राइमरी पैकिंग का सारा खर्चा जो होगा, दैट विल बी द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कोस्ट। ऑब्वियसली पैकिंग जो है वो सेलिंग के लिए तो नहीं है, पैकिंग जो है वो एडमिन के लिए, मतलब सेलिंग का पार्ट तो नहीं है, एडमिन का पार्ट नहीं है, बल्कि प्रोडक्ट बनते हुए प्रोडक्ट का ही पार्ट है। प्रोडक्ट बन, ये नहीं कि प्रोडक्ट प्रोडक्शन पूरी हो गई और अब पैकिंग होनी है, नहीं, पैकिंग होगी तो प्रोडक्शन पूरी होगी, तो इसलिए प्रोडक्शन का पार्ट है। लेकिन सेकेंडरी पैकिंग का और हिसाब है। सेकेंडरी पैकिंग क्या है? सेकेंडरी पैकिंग है जो बेसिकली अनलोडिंग पर्पस के लिए, अनलोडिंग पर्पस के लिए होती है, मतलब जिसके अंदर आप एक बल्क मटेरियल को होल्ड करने के लिए, होल्डिंग का बल्क मटेरियल, ज्यादा मिकदार में मटेरियल को होल्ड करने के लिए, ताकि अनलोडिंग इजीली हो सके। जिस तरह आपके पेप्सी के क्रेट्स आते हैं ना, आप कभी देखते हो ट्रक्स आए, ट्रक आया कोका कोला या पेप्सी का, उनके पास क्रेट होता है, वो 24 बॉटल्स का या 48 बॉटल्स का, वो क्रेट उतारते हैं और क्रेट रखते हैं ताकि अनलोडिंग इजीली हो जाए। अगर वो पैकिंग नहीं करेंगे, वो क्रेट्स नहीं यूज करेंगे, वो उस किस्म की पैकिंग नहीं करेंगे, या अगर आप देखो वो जो 1.5 लीटर वाली कोक होती है, या वो एक 2.25 लीटर वाली कोक होती है, उसकी पैकिंग वो 6 बोतलें इकट्ठी होती है, प्लास्टिक पैकिंग के अंदर होती है। अब उसके बगैर प्रोडक्ट बिक सकता है, लेकिन वो क्या है, अनलोडिंग के लिए, आसानी करने के लिए वो उस पैकिंग में आपको रखा जाता है, मतलब आपके प्रोडक्ट को रखा जाता है ताकि वो इजीली अनलोड हो सके। उस तरह की पैकिंग मेन पार्ट ऑफ प्रोडक्ट तो नहीं है, लेकिन अनलोडिंग पर्पस के लिए वो जरूरी है। होल्डिंग द बल्क मटेरियल सो दैट यू कैन अनलोड द मटेरियल इजीली। क्रेट्स हो गए, या आप कह लो कि ये जो होते हैं कार्टन्स हो गए, कार्टन्स आपने देखे ही होंगे। कार्टन्स जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जब माल मंगवाते हो, मैंने फॉर एग्जाम्पल माल मंगवाया तो वो बल्क में माल मंगवाया, तो एक एक करके प्रोडक्ट को संभालना, मैनेज करना मुश्किल होगा, तो एक कार्टन में वो पैक करके आएगा। अब कार्टन जो है वो प्रोडक्ट का मेन पार्ट तो नहीं है, लेकिन अनलोडिंग के लिए, बल्क मटेरियल को होल्ड करने के लिए जरूरी है। इस तरह की पैकिंग को बोलते हैं सेकेंडरी पैकिंग। मुझे बताओ सेकेंडरी पैकिंग क्लियर हुआ आप लोगों को, यस और नो? सेकेंडरी पैकिंग क्लियर हुआ? साथ साथ बताते जाओ ताकि जो है ना मुझे भी पता हो कि समझ आ रहा है। सेकेंडरी पैकिंग क्लियर है सबको?
सही है। अब सेकेंडरी पैकिंग जो है ये यूज कब होता है? अनलोडिंग के वक्त। इस पैकिंग का मेन मकसद क्या है? कि अनलोडिंग इजीली हो जाए। और मुझे बताओ, अनलोडिंग किस स्टेप पे होती है? प्रोडक्शन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन, फाइनेंस, रिसर्च। बताओ किस पॉइंट पे अनलोडिंग होगी? किस कोस्ट के अंदर, किस एक्टिविटी में अनलोडिंग है? बताओ। बिल्कुल ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन देखो, जब आप डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हो तो ऑब्वियसली अनलोडिंग उसी वक्त होगी ना। प्रोडक्शन में अनलोडिंग थोड़ी करोगे या सेलिंग में अनलोडिंग थोड़ी करोगे। हाँ, जब डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो वो अनलोडिंग पार्ट बने, मतलब अनलोडिंग उसका पार्ट है, इसलिए सेकेंडरी पैकिंग इज अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कोस्ट। ये आपको ना एमसीक्यू इस तरह आ जाते हैं, मतलब डायरेक्टली पूछ लेगा यार सेकेंडरी पैकिंग है, बताओ किसका पार्ट बनेगा? डिस्ट्रीब्यूशन कोस्ट का पार्ट बनेगा। सेकेंडरी प्राइमरी पैकिंग है, प्रोडक्शन कोस्ट का पार्ट बनेगा। लेकिन लॉजिक्स आपको पता होना चाहिए, लॉजिक्स के बगैर आपको पता फिर मसला हो जाएगा, लॉजिक्स के बगैर समझ नहीं आएगी। अच्छा, इसके बाद अगली चीज जो हमारे पास है, अगले जो हमारे पास कोस्ट है वो स्टोरेज कोस्ट है। एक तो प्राइमरी पैकिंग से रिलेटेड स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, और एक और भी है यहाँ पे स्टोरेज कोस्ट। यानी जो आपके स्टोर्स होते हैं, वेयर हाउस होते हैं, इनकी कॉस्ट की बात हो रही है। अब स्टोर ना दो किस्म के होते हैं। स्टोर होते हैं दो किस्म के। एक स्टोर वो होता है जिसमें आप रॉ मटेरियल रखते हो, यानी अभी माल आया रॉ मटेरियल की फॉर्म में, आपने उसको स्टोर में रख दिया कि अभी आगे प्रोडक्शन होगी तो हम वहां इसको यूज कर लेंगे। और एक स्टोर होता है जो जहाँ पे फिनिश गुड्स बन के तैयार हो जाते हैं, फिनिश गुड्स बन के तैयार हो जाते हैं। ठीक है। तो अब देखो, स्टोरेज कोस्ट में आपके पास एक रॉ मटेरियल कोस्ट है और एक फिनिश गुड्स कोस्ट, एक रॉ मटेरियल वाला स्टोर है, एक फिनिश गुड्स है। मुझे एक बात बताओ, आपने माल मंगवाया, ये आप लोगों ने पहले सवाल गौर से सुना ताकि आप लोग क्लियर हो जाए पॉइंट। आप लोगों ने माल मंगवाया, ठीक है, और आपने उसको स्टोर में रख दिया। अब अगला मकसद उस पर क्या है? उसको बनाना है, प्रोडक्शन करनी है। तो अब आपने ये जो रॉ मटेरियल जो स्टोर में रखा हुआ है, इसके बैक एंड पे आपकी इंटेंशन क्या है? प्रोडक्शन। बैक एंड पे क्या है, क्या मैंने आपने ये खर्चा क्यों किया? क्योंकि आपको प्रोडक्शन करनी है। तो जो वो स्टोर्स जो जिसमें आप रॉ मटेरियल रखोगे, जिसमें इंटेंशन ही आपकी प्रोडक्शन करने की है, तो ऑब्वियसली मुझे आप बताओ वो किस कोस्ट का पार्ट बनेगी? वो सारी की सारी वो स्टोर्स की कोस्ट जिसमें रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, वो किस कोस्ट का पार्ट बनेगा? वो स्टोर्स की सारी कोस्ट बताओ। बड़ा क्लियरली मैंने आप लोगों को बताया कि प्रोडक्शन के लिए ही तो आपने स्टोरेज रखा हुआ है। रॉ मटेरियल आया तो प्रोडक्शन के लिए आपने स्टोरेज रखा हुआ है ना। तो भाई प्रोडक्शन के लिए अगर स्टोरेज रखा हुआ है तो प्रोडक्शन ही होनी है। तो वो सारा का सारा खर्चा जो स्टोर में लग रहा है, उसके पीछे इंटेंशन, नीयत, किसकी वजह से? प्रोडक्शन की वजह से स्टोरेज रखा हुआ है। तो वो सारा रॉ मटेरियल जो स्टोर होगा, उसकी कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट बनेगी, प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट बनेगी। अभी मैं हम देखते हैं कि स्टोर्स में कौन कौन सी कॉस्ट आती हैं। अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर रॉ मटेरियल का स्टोर है, वेयर हाउस है, तो वो कॉस्ट सारी उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट बनेगी। और दूसरी साइड पे फिनिश गुड्स। देखो, फिनिश गुड्स का स्टोर रखने का मकसद ये होता है, एक तो होता है एक तो आपने फॉर एग्जाम्पल सेलिंग कॉस्ट की शॉप जो आपने रखी हुई है, वो आपने रखी हुई है इसलिए कि क्या कहते हैं, मतलब चीजें सेल हो जाए। ठीक है। लेकिन फिनिश गुड्स का जो स्टोर है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कल बताया था कि सेल होने से पहले पहले वाला खर्चा, यानी ऑर्डर होने से पहले पहले वाला खर्चा सारा सेलिंग कॉस्ट का पार्ट बनता है। उसके बाद वाला खर्चा डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट पहली मरतबा जब देखते हैं ना वेयर हाउस जो फिनिश उसका, वो कहते हैं सेलिंग कॉस्ट। इसका एक आंसर मुझे आ भी गया सेलिंग कॉस्ट का। हालांकि ये सेलिंग कॉस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सेलिंग होनी है वो मे बी ऑर्डर आगे कोई प्लेस करेगा या टेलीफोनिक ऑर्डर हो जाएगा, कोई ऑर्डर प्लेस कर देगा, वो सेलिंग कॉस्ट वहां तक है। लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने स्टोर्स रखा हुआ है कि वहां पे जहां पे भी अपने स्टोर में फॉर एग्जाम्पल वेयर हाउस में अपना बना के माल रख दिया। अब वो ऑर्डर आता है, प्लेस हुआ, सेलिंग हो गई। वो जो स्टोर्स है वो शॉप नहीं है, जो वेयर हाउस है वो शॉप नहीं है।
वहां से आगे माल सप्लाई होना है, डिस्ट्रीब्यूट होना है। डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा हमने पहले बोला कि रॉ मटेरियल जिस स्टोर में पड़ा हुआ है उससे आगे क्या होना है, प्रोडक्शन होनी है ना। तो जो वेयर हाउस आपने फिनिश गुड्स का रखा हुआ है उससे अगला प्रोसेस क्या है कि जैसे ही ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और सेलिंग हो जाएगी, यानी सेल हो जाएगी, सेल का मतलब कि ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, तो अगला मकसद वहां से उठा के डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अगर एक बिजनेस ने डिस्ट्रीब्यूशन करनी ही ना हो, या फॉर एग्जांपल माल बना के रखना ही ना हो, तो वो तो डायरेक्टली सेल कर देगा। लेकिन अगर एक बिजनेस ने रखा हुआ है तो उसका मतलब उसकी नीयत है कि हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे माल को, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वेयर हाउस रखने का मकसद क्या होता है, वो आएगा वेयर हाउस में, कभी कस्टमर तो नहीं जाता ना। तुम लोग कभी किसी बिजनेस के वेयर हाउस में चीज लेने थोड़ी जाओगे, तुम जाओगे शॉप पे, वो सेलिंग कॉस्ट है जो हमने पढ़ी थी। लेकिन वो वेयर हाउस जहाँ फिनिश गुड्स है, वहां पे इंटेंशन ये है कि आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है यहाँ से। तो इस फिनिश गुड्स के सारा का सारा खर्चा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का पार्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का पार्ट बनेगा। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का पार्ट बनेगा। तो रॉ मटेरियल का जो स्टोर है, वेयर हाउस है, वो प्रोडक्शन, उसकी कॉस्ट सारी प्रोडक्शन कॉस्ट के पार्ट बनेगी। और जो फिनिश गुड्स पे जो स्टोर है उसमें जितनी भी कॉस्ट लगेगी वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की पार्ट बनेगी। मुझे बताओ ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? बताओ ये पॉइंट क्लियर है कि ये प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे जाएंगे, क्या रीजन है, क्या लॉजिक है? क्लियर हुआ सबको? अगर क्लियर है तो एक मिनट यस लिख दो, एक मिनट यस लिख दो अगर क्लियर है। अच्छा, अब कौन कौन सी कोर्स है हमने ये तो देख लिया कि वो स्टोर्स जिसमें रॉ मटेरियल है वो प्रोडक्शन कोर्स का पार्ट बनेगा, और वो स्टोर्स जिसमें फिनिश गुड्स है वो क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कोर्स का पार्ट बनेगा। लेकिन स्टोर से रिलेटेड, स्टोरेज से रिलेटेड कॉस्ट कौन सी आती है? ऑब्वियसली यार, स्टोर्स का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। फॉर एग्जांपल स्टोर में कोई स्टोर कीपर रखा हुआ है, स्टोर मैनेजर होगा, स्टोर गार्ड होगा, कोई हेल्पर होगा स्टोर में। तो ये सारे के सारे जो खर्चे हैं जो एसोसिएटेड विद द स्टोर्स हैं, वो स्टोरेज कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। लेकिन अगर स्टोर रॉ मटेरियल का है तो वो प्रोडक्शन कॉस्ट में चले जाएगी सारी कॉस्ट, और अगर स्टोर फिनिश गुड का है तो वो सारी की सारी कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी। मुझे बताओ ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर क्लियर है तो एक मरतबा यस लिखो। एक मरतबा यस लिखो अगर क्लियर है सबको। लास्ट बात कौन सी बनी? लास्ट बात में मैंने सिंपल ये बोला है कि ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं जो मैंने बताई हैं, ये जो सारी कॉस्ट है, अगर स्टोरेज कॉस्ट, मतलब ये सारी स्टोरेज कॉस्ट है। लेकिन अगर स्टोर्स रॉ मटेरियल के तो सारा खर्चा प्रोडक्शन कॉस्ट को एलोकेट कर देंगे, और अगर स्टोर फिनिश गुड के तो सारा खर्चा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को एलोकेट कर देंगे। ये मतलब क्लियर है ये? चलो, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस। अभी हम ना सारी की सारी कोर्स को अलग अलग करके देख रहे हैं, लेकिन एंड पे हम कंपाइल अप करेंगे, प्रॉपरली कंपाइल अप करेंगे। हम देखने जा रहे हैं तो डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या है और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, इस पे हम बात करने जा रहे हैं। डायरेक्ट कॉस्ट देखो, वो ऐसे तमाम खर्चे जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट हैं, ऐसे तमाम खर्चे जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं। यानी जिनको देख के आप डायरेक्टली कह सकते हो कि ये डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ये डायरेक्टली सर्विसेज से रिलेटेड है, ठीक है। और दूसरी साइड पे इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं वो नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। अच्छा, इसके ना एग्जैक्ट मतलब आपको तब अभी नहीं समझ आएगा, इसका समझ नहीं आएगा ऑब्वियसली, इस डेफिनेशन समझ नहीं आएगा। इसका एग्जैक्ट मतलब आपको समझ आएगा जब मैं इसके आगे अभी आपको बताने लगूं इसकी एग्जांपल से।
पहले ये समझ लो कि हमने प्रोडक्शन कॉस्ट में ना 3 टाइप्स पढ़ी थी। हमने प्रोडक्शन कॉस्ट में 3 टाइप्स पढ़ी थी, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। एक्चुअली ये इसके आगे भी सब डिवाइडेड है इनटू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, यानी डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जब मैं आपको ये सारा पॉइंट पढ़ाऊंगा, ये वाले अभी एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, तो इसकी एग्जांपल से आपको समझ आएगी कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है। तो सबसे पहले हम मटेरियल को लेके चलते हैं। मटेरियल में जिसमें डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल है, तो मटेरियल के हिसाब से पहले बताता हूँ। मटेरियल वो चीज जो ऑब्वियसली फिजिकली आपके पास हो और आप उसको मटेरियल प्रोडक्ट बनाने में डायरेक्टली यूज करो। ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल, 2 से 3 पॉइंट सिर्फ आपको बताऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है कि जब आपका जो माल होता है ना, जो मटेरियल है, वो आपका मेन पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट हो। यानी डायरेक्ट मटेरियल की क्या चीज है कि जो मेन पार्ट, मेजर पार्ट, बेसिकली मेजर पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। जिस तरह अगर आप कभी सोचोगे ना टेबल के बारे में, मैं आपको बोलूंगा टेबल, तो आपके जहन में ना वुड आएगी, लकड़ी आएगी। क्यों? क्योंकि वो उसका मेन पार्ट है। आपकी जेब में कभी भी ग्लू नहीं आएगी, हालांकि वो लगी हुई है उसमें। आपके जेब में कभी भी नेल, वो जो किल होते हैं, वो जो या कोई चीज में स्क्रू यूज किया हुआ है, कोई भी इस तरह की वो चीज नहीं आएगी आपके जेब में। आपके जेब में मेनली आएगा लकड़ी का टेबल या ग्लास का टेबल। तो जो मेन मेजर पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट है, वो बेसिकली डायरेक्ट मटेरियल है, वो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट से लिंक्ड है। ठीक है, वो है मेजर पार्ट जिसकी जो, और इसकी कॉस्ट भी क्या है, कॉस्ट इज एट्रीब्यूटेबल। एट्रीब्यूटेबल किस तरह? टू प्रोडक्ट। एट्रीब्यूटेबल का मतलब कि आप बता सकते हो इस प्रोडक्ट पे इतना डायरेक्ट मटेरियल लगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ना एक टेबल बनानी है, उसके लिए जो मुझे वुड चाहिए ना, वो चाहिए पूरा जो वुड की शीट होती है ना प्रॉपर, वो मुझे चाहिए 5x10 की वुड चाहिए। 5x10 का मतलब साइज बता रहा हूँ कि इतने साइज की वुड चाहिए, और एक साइड बाकी 5x10 के फॉर एग्जाम्पल 4 पार्ट्स चाहिए। ठीक है, 5x10 के 4 पार्ट्स का मतलब कि 5 लेंथ और विड्थ के हिसाब से 5x10, और 4 हिस्से चाहिए वुड के, उससे टेबल बनेगी मेरी, एज्यूम करो। तो मैं बता सकता हूँ इजीली कि मुझे कितने रुपए की पड़ी, कितने रुपए का खर्चा इस वुड का मेरी टेबल पे आएगा। वो 5x10 4 शीट्स फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मिली ही रॉ मटेरियल मिला फॉर एग्जाम्पल $500 में, तो मैं बता सकता हूँ ना कि ये $500 तक की जो वुड है वो मेरी टेबल पे लगी। ठीक है, वो डायरेक्टली मैं एट्रीब्यूट कर सकता हूँ। देखो, कॉस्ट इज एट्रीब्यूटेबल टू प्रोडक्ट। डायरेक्ट मटेरियल की डेफिनेशन है, डेफिनेशन में आता है कि इसका जो खर्चा है वो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि इस प्रोडक्ट पे इतना खर्चा इस डायरेक्ट मटेरियल का आएगा। लेकिन दूसरी साइड पे जो इनडायरेक्ट मटेरियल है, एक तो वो नॉट अ मेजर पार्ट, नॉट अ मेजर पार्ट पहली बात, और दूसरा, कॉस्ट इज नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट। अब किस तरह, ये देखो, फैक्ट्री में ना, वो जो हमने ना ये टेबल बनाने के लिए आपको पता ग्लू चाहिए होती है, ग्लू भी चाहिए होती है वुड्स वगैरह जोड़ने के लिए, साथ किल भी होते हैं और सब कुछ, ये कील वगैरह और ये सारे जो क्या कहते हैं वुड वगैरह भी चाहिए। लेकिन जो ग्लू है, मैं उस पर बात करने लगा। जो ग्लू आप यूज कर रहे हो टेबल बनाने के लिए, वो आपने बल्क में मंगवाई है, वो आपने बल्क में मंगवाई है। अब आप किसी टेबल पे ऑब्वियसली थोड़ी क्वांटिटी ग्लू ग्लू की ज्यादा लग रही है, किसी पे कम लग रही है, तो इट डिपेंड्स अपॉन कि यार जितनी जितनी क्वांटिटी लग रही है, जितनी जितनी क्वांटिटी लग रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कितनी कितनी ग्लू मंगवाई है, आपको मैंने ना फॉर एग्जाम्पल ये 40 लीटर ग्लू मंगवाई है या 100 लीटर ग्लू मंगवाई है, मैं कहूंगा अच्छा यार इस टेबल पे एग्जैक्टली कितने रुपए की ग्लू लगी है, क्या आप मुझे फौरन बता सकते हो? बताओ, क्या आप मुझे डायरेक्टली बता सकते हो कि इतने रुपए की ग्लू हमने इस टेबल पे लगाई है? बताओ। जिस तरह हम वुड के बारे में बता सकते थे, वुड के बारे में क्या, इतनी ही वुड हमें पड़ी, ये सारी की सारी इससे टेबल बनी है।
क्या आप ग्लू के बारे में बता सकते हो कि कितने रुपए की ग्लू हमारे टेबल के लिए यूज हुई, एक टेबल के लिए? डायरेक्टली बता सकते हो या नहीं बता सकते? बताओ, यस या नो? सबने बताना है, सबने बताना है, सबने। नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि आप डायरेक्टली आपने वो सारी ग्लू एक टेबल की नहीं ली, एक टेबल के लिए नहीं ली, बल्कि आपने उसको उसमें से कोई अमाउंट थोड़ी सी एक थोड़ी क्वांटिटी यूज करके यूज कर ली। लेकिन दूसरी साइड पे जो लकड़ी है वो आपको पता है कि इतने फुट की यूज होनी है, ये हिसाब किताब है, और सारे तो आपने टेबल बना दी, तो वो डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हो। जबकि जो इनडायरेक्ट मटेरियल है, दिस इज नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट। तो ये फर्क है डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल में। जिस तरह मैंने अभी आपको बताई कि टेबल के लिए जो वुड है, टेबल के लिए जो वुड है वो डायरेक्ट मटेरियल है, लेकिन मैं यहाँ लिख रहा हूँ टेबल के लिए जो ग्लू है, ये नेल्स हैं, ये कील होते हैं जो, ये इनडायरेक्ट मटेरियल है, दे आर नॉट द मेजर पार्ट एंड देयर कॉस्ट इज नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द टेबल और द प्रोडक्ट। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल आपने शर्ट बनानी है, शर्ट्स के लिए जो फैब्रिक है वो तो मेन पार्ट है, लेकिन शर्ट के लिए जो बटन है वो इनडायरेक्ट मटेरियल है, क्योंकि शर्ट के लिए जो बटन आप यूज करोगे और वो तो आपने क्वांटिटी में मंगवाए होंगे, तो मैं आपसे पूछूंगा इस 5 बटन की क्या प्राइस है, डायरेक्टली नहीं बता सकते आप, क्योंकि आपने इकट्ठे में मंगवाए हुए हैं। हाँ, अगर आप वैसे नॉर्मली खरीदते जाओगे तो आपको डायरेक्टली वो क्या कहते हैं, एक एक बटन फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का मिल जाए। लेकिन वो आप प्रोडक्शन लेवल पे सोचो, बिजनेस लेवल पे सोचो, फैक्ट्री लेवल पे, तो वहां पे आप बल्क में मंगवाते हो या खुद बना रहे होते हो या बल्क में मंगवाते हो, तो वहां पे ऑब्वियसली आपको वो जो एक बटन की कॉस्ट या एक बटन की कॉस्ट एक शर्ट पे कितनी आ रही है वो आप डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो ये कुछ एग्जांपल थी, मतलब ये कुछ लॉजिक थी किसकी, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, बिल्कुल। आप ये जो थ्रेड एंड ये जो आपका धागा यूज होता है, थ्रेड यूज है फॉर एग्जाम्पल शर्ट के लिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप प्रोडक्शन करने के लिए धागा यूज कर रहे हो उसको बनाने के लिए, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कहीं पे भी, तो वो धागा भी जो है ऑब्वियसली वो मेन पार्ट नहीं होगा, दैट इज इन द इनडायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि मेनली फैब्रिक जो है वो मेन पार्ट है ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, मुझे बताओ डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल क्लियर हुआ सबको? डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल क्लियर हुआ? उसके बाद हम डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर भी पढ़ेंगे, एक्सपेंस भी पढ़ेंगे। बताओ सबको क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर क्या है? देखो, वो लेबर जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के अंदर या सर्विस के अंदर इन्वॉल्व है, बजाते खुद, लेबर दैट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन और सर्विस। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर है, फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर है। अब फैक्ट्री में जो ये मशीन ऑपरेटर है, ऑब्वियसली वो मशीन ऑपरेट खुद कर रहा है, फैक्ट्री के अंदर की मेनली मशीन वो चला रहा है, तो ऑब्वियसली वो डायरेक्ट लेबर है, क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रोडक्शन में। लेकिन इनडायरेक्ट लेबर क्या है? नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, बट असिस्ट डायरेक्ट लेबर। एक्चुअल में ये होते हैं, ये प्रोडक्शन में तो नहीं होते, लेकिन ये असिस्टेंस के लिए होते हैं। किसकी? डायरेक्ट लेबर की असिस्टेंस के लिए होते हैं। ये डायरेक्ट लेबर की असिस्टेंस के लिए होते हैं, हेल्पिंग लेबर बेसिकली इनको बोला जाता है। जैसे फैक्ट्री के अंदर जो मशीन ऑपरेटर था वो तो डायरेक्ट लेबर था, लेकिन उसी फैक्ट्री के अंदर जो सुपरवाइजर है, उसी फैक्ट्री के अंदर जो गार्ड है, कोई मैनेजर है, तो ये सारे क्या है? हेल्प कर रहे हैं डायरेक्ट लेबर को। उसकी हेल्पिंग लेबर है, साइड लेबर है, तो वो सारी की सारी इनडायरेक्ट लेबर है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है प्रोडक्शन में। इसी तरह अगर आप देखो कि
टीचर इन द यूनिवर्सिटी। अब जो टीचर है, देखो यूनिवर्सिटी का मेन मकसद क्या है, कौन सी सर्विस प्रोवाइड करना, कि बच्चों को पढ़ाया जाए, और पढ़ाता कौन है, टीचर। तो टीचर क्या है, डायरेक्ट लेबर है। लेकिन हाँ, दूसरी साइड पे जो मैनेजमेंट है, जो मैंने कल बताया था कि हर चीज के लिए मैनेजमेंट चाहिए होती है इन द यूनिवर्सिटी। मैनेजमेंट इन यूनिवर्सिटी, वो क्या पार्ट बनेगा, दिस विल बी द पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट, बिकॉज वो हेल्प कर रही है टीचर्स की कि वो सर्विस अच्छे से प्रोवाइड कर सके। अच्छा, उसके बाद शेफ इन द होटल, शेफ इन होटल या रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट जो है उसका मेन मकसद क्या है, खाना खिलाना। खाना बनाता कौन है, कौन डायरेक्टली सर्विस में इन्वॉल्व है, शेफ। लेकिन उसी रेस्टोरेंट में जो वेटर है, वेटर इन रेस्टोरेंट, वो हेल्प कर रहा है, जस्ट वो हेल्प कर रहा है क्या कहते हैं, शेफ की, कि वो खाना पहुंचा दे। तो वो वेटर क्या है, इनडायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर में ये बड़ा ध्यान से देखना कि जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है ना प्रोडक्शन या सर्विस में, वो डायरेक्ट लेबर है। लेकिन दूसरी साइड पे जो क्या कहते हैं, वेट जो हेल्पिंग लेबर है, जो असिस्ट कर रही है डायरेक्ट लेबर को, वो इनडायरेक्ट लेबर है। तो यहाँ से हम पहले मटीरियल के हिसाब से, हमने मटीरियल के एंगल से देखा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और अब हम देख रहे हैं लेबर के हिसाब से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। बताओ यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक मरतबा यस लिखो, अगर क्लियर है तो एक मरतबा यस लिखो। अच्छा, अब इससे नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को कभी भी देखिए, ये नहीं कहना कि इनडायरेक्ट हमारा है ही नहीं, इनडायरेक्ट हमारी कॉस्ट ही नहीं है। इनडायरेक्ट भी कॉस्ट है, डायरेक्ट भी कॉस्ट है। ठीक है, इसीलिए एक्सपेंस, लेबर, मटेरियल चाहे इनडायरेक्ट है हमारी कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। ठीक है, बस वो ये है कि थोड़ा फर्क ये है कि एक डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है और एक डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, ऐसे वो एक्सपेंस जो स्पेसिफिकली इंकर किए जाते हैं प्रोडक्शन के लिए, स्पेसिफिकली incurred फॉर प्रोडक्शन, जो मेनली प्रोडक्शन के लिए ही किए जाते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल, तीन मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दूंगा, तीन एग्जांपल्स, उन तीन एग्जांपल्स को आपने याद रखना, वो हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके अलावा सारे एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वो तीन एग्जांपल में सबसे पहली एग्जांपल है रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होता है, किसी का नाम यूज करके ना उसको पैसे देना। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने केएफसी से को बोला कि मैंने आपकी एक ब्रांच खोलनी है, उन्होंने कहा ठीक है आप हमें रॉयल्टी पे करो, मैं सालाना बेसिस पे उनको रॉयल्टी पे करता हूँ। एज्यूम करो मैं सालाना बेसिस पे उनको 1 करोड़ रुपया देता हूँ कि मैं आपका नाम यूज कर रहा हूँ। तो रॉयल्टी क्या, किसी का नाम यूज करके बिजनेस करना और उसके नाम के बदले उसको पैसे देना, ये होती है रॉयल्टी। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई आया और बोले कि सर आप अपने ना इंस्टीट्यूट का ना एक सेक्शन हमें दे दें, हम उसमें ए लेवल्स पढ़ा लेते हैं, लेकिन नाम आपका यूज होगा क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में काफी लोगों को आपका नाम पता है। तो मैं उन्हें कहूंगा ठीक है तुम मेरा इंस्टीट्यूट यूज कर लो, तुम मेरा नाम यूज कर लो, लेकिन इसके बदले मुझे इतने पैसे साल बाद दे देना, या जिसको भी एग्रीमेंट होता है हमारे दरमियान। तो वो रॉयल्टी है। अब आपने प्रोडक्शन रॉयल्टी फॉर मशीन्स, आपने एक मशीन यूज की है जिसकी आप रॉयल्टी पे करते हो, यानी फॉर एग्जाम्पल कोई मशीन यूज की है जो खास किसी की मतलब किसी की उसके ऊपर किसी के पास उसकी रॉयल्टी है, यानी कि अज्यूम करो कि एक चीज ऐसी बनती है जिसके ऊपर एक्स वाई जेड कंपनी है, सिर्फ वही कंपनी अपने पास वो बनाने के लिए मशीन यूज कर रही है और किसी के पास वो मशीन नहीं है। आप उसके पास जाते हो, आप कहते हो सर मैंने भी प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है तो आप मुझे ये मशीन दे दें। अब आपको इजाजत नहीं है कि आप वो मशीन बना सको, क्योंकि हो सकता है उसने उस मशीन का कॉपीराइट पेटेंट ले लिया हो कि उस जैसी मशीन कोई नहीं बना सकता, या वो जो भी उसने टेक्नोलॉजी बनाई उस जैसी वो चीज कोई और नहीं बना सकता। जिस तरह अगर आप ये बाइक्स की बात करो, अगर ये होंडा 70 और होंडा 125 की बात करो, तो इनके पास पेटेंट है इसके, इनकी जैसी बाइक कोई दूसरा नहीं बना सकता। अगर बनाएगा तो वो केस कर सकते हैं। तो इसी तरह
मशीनरी में होता है कि मैंने एक मशीनरी का पेटेंट खरीद लिया। पेटेंट का मतलब ये होता है कि मैंने उसके राइट्स खरीद लिए, गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन करवा के मैंने बोला कि अभी मेरे जैसे कोई नहीं बना सकता। तो अब लेकिन अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदे के पास एक मशीन है, अब मुझे वो मशीन चाहिए, मैं तो नहीं बना सकता। मैं उसके पास जाऊंगा, मैं कहूंगा यार मुझे वो मशीन दे दे, मैंने प्रोडक्शन में यूज करनी है, लेकिन मैं तुम्हें रॉयल्टी पे कर दूंगा। अब तुम रॉयल्टी क्यों पे कर रहे हो? उस मशीन को यूज करने के लिए, और मशीन कहाँ यूज हो रही है? बेसिकली प्रोडक्शन के अंदर ही तो हो रही है। ठीक है, तो ये जो है रॉयल्टी फॉर द मशीन, ये क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, इसके बाद स्पेशल एंड डिजाइन टूल्स। अगर आपने कोई टूल्स हायर किए हैं, हायरिंग का टूल भी हम जानते हैं, हायरिंग का टूल बिल्कुल, कोई स्पेशल टूल आपको चाहिए, कोई डिजाइन टूल्स, कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो डिजाइन बनाते हो, और आपने उसको कोई हायरिंग किया, मतलब उसके बदले पैसे देते हो, कोई खर्चा कर रहे हो टूल्स पे, तो टूल्स कहाँ यूज होते हैं? प्रोडक्शन के अंदर यूज होते हैं। तो वो क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। और एक्सपेंस वो होता है जो ना मटेरियल हो ना लेबर हो। तो देखो रॉयल्टी और स्पेशल टूल्स, ना ये मटेरियल है ना लेबर है, तो ऑब्वियसली एक्सपेंस में आएंगे। और स्पेसिफिकली फॉर द प्रोडक्शन है तो डायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे। इसके अलावा हर खर्चा, हर खर्चा इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट बनेगा, नॉट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल्स, फैक्ट्री के लिए कभी कभार पावर कॉस्ट लगानी होती है, पावर सप्लाई के लिए उसकी कॉस्ट, अगर आपने इंश्योरेंस कराई है कोई। एक मशीन एट ए टाइम एक यूनिट बनाए, ये मतलब यूनिट बनाए, तो वो किस चीज की कॉस्ट? तो वो मशीन डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगी। देखो, एक मशीन, प्रैक्टिकली एक मशीन एक यूनिट बनाती नहीं है। मशीन होती है कि वो बनाए, और दूसरा अगर वो एक मशीन एक यूनिट भी बना रही है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस में क्यों जाएगी मशीन? हमने ऑलरेडी बोला रॉयल्टी फॉर मशीन या स्पेशल रूल्स फॉर मशीन जो मेनली डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। और उससे रिलेटेड सारे खर्चे, पावर कॉस्ट, इंश्योरेंस, क्योंकि उससे रिलेटेड खर्चे होते हैं ना। मशीन बजाते खुद मशीन तो नहीं किसी कॉस्ट पे जाएगी, उससे रिलेटेड खर्चे होते हैं। अब उससे रिलेटेड इंश्योरेंस, पावर कॉस्ट, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट में ही जाएंगे। वो जो स्पेसिफिकली एलोकेटेड, वो जो वो वाला पॉइंट था ना, ये वाला डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल वाला, ये वाला वो मटेरियल के लिए था कि वो एक एक यूनिट का पता चल रहा है, वो एक्सपेंस के लिए नहीं है। एक्सपेंस के रूल अलग है, एक्सपेंस का थोड़ा चेंज है। एक्सपेंस ये है कि रॉयल्टी जो मशीन यूज कर रहे हो उसकी रॉयल्टी पे कर रहे हो, टूल यूज कर रहे हो, बस वो। उसके अलावा सारे खर्चे चाहे वो मशीन से रिलेटेड है लेकिन डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। जैसे इंश्योरेंस आपने मशीन की करवाई है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो मशीन से रिलेटेड खर्चे ही आगे डिवाइडेड है। ठीक है, उसके अलावा इंश्योरेंस के अलावा आप क्या खर्चे और कर सकते हो? आपके जेहन में कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ रहा है इसके अलावा? इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, पावर कॉस्ट, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो है वो आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लेके जाओगे। अगर आप फैक्ट्री का कोई टैक्स पे कर रहे हो तो वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट बनेगा। तो सिंपल सी बात ये है कि डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में मेन फर्क ये है कि डायरेक्ट एक्सपेंस स्पेसिफिकली फॉर प्रोडक्शन है, जिसमें सिर्फ तीन एग्जांपल्स आती हैं: स्पेशल टूल्स, डिजाइन टूल्स और रॉयल्टी। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में उसके अलावा जितना भी आपको एक्सपेंस नजर आएगा, सारा का सारा इनडायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट बनेगा। यहाँ तक क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दो। यहाँ तक अगर क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दो। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो। अच्छा, अब हम मतलब जितना हमने कल से लेके आज तक पढ़ा है ना, जितना पढ़ा है उस सबको मैं कंपाइल करने लगूँ एक टेबल के अंदर।
अच्छा, अब हम लोग पढ़ने लगे हैं, पढ़ने क्या लगे हैं बेसिकली, सारा जो हमने पढ़ा है अभी तक उसको कंपाइल अप करने लगे हैं इनटू अ टेबल ताकि हमें क्लियर हो जाए। एक्चुअली ना कॉस्ट कॉस्ट डिवाइड होती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो हमने आज पढ़ा। डायरेक्ट कॉस्ट में आगे, डायरेक्ट कॉस्ट के आगे आता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। और बात हमेशा याद रखना, डायरेक्ट कॉस्ट हमेशा प्रोडक्शन कॉस्ट है। डायरेक्ट कॉस्ट हमेशा प्रोडक्शन कॉस्ट है। यानी मैं आपसे पूछूं डायरेक्ट कॉस्ट हमेशा प्रोडक्शन है, आपको हमेशा क्या डायरेक्ट कॉस्ट नॉन प्रोडक्शन में जा सकती है? नहीं जा सकती। डायरेक्ट कॉस्ट हमेशा प्रोडक्शन कॉस्ट है, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस आता है। दूसरी साइड पे आता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट को आप ओवरहेड्स भी बोलते हो। इनडायरेक्ट कॉस्ट को आप ओवरहेड्स भी बोलते हो। इनडायरेक्ट कॉस्ट आगे दो डिवाइडेड है, इनटू प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन। इनडायरेक्ट कॉस्ट एक है इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट और एक है इनडायरेक्ट नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। ये आगे दो टाइप्स में डिवाइडेड है। इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब हुआ, इनको हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी बोल सकते हैं, और इनडायरेक्ट नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को हम नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी बोल सकते हैं। अब इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट है तो प्रोडक्शन से रिलेटेड, लेकिन इनडायरेक्ट अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये है इनडायरेक्ट के अंदर प्रोडक्शन वाला पार्ट। डायरेक्ट हमेशा प्रोडक्शन है, इनडायरेक्ट के अंदर प्रोडक्शन भी है, नॉन प्रोडक्शन भी है। ये हो गया इनडायरेक्ट प्रोडक्शन वाला पार्ट के, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसके अलावा बाकी सारी, अब ये यहाँ पे तो यहाँ तक तो सारी जो हमने जो पढ़ी अभी तक पढ़ी है, यहाँ तक तो सारी कॉस्ट प्रोडक्शन का पार्ट होगी ना। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसके अलावा बाकी हमने कौन सी पढ़ी थी? सेलिंग, एडमिन, फाइनेंस, रिसर्च, डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारे के सारे चले जाएंगे नॉन प्रोडक्शन में, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं है इसके बाद सारी कॉस्ट आती है, जिसमें हमारे पास पांच कॉस्ट हैं। सेलिंग कॉस्ट, इसको सेलिंग ओवरहेड्स भी लिख सकते हैं, सेलिंग कॉस्ट भी लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स, रिसर्च ओवरहेड्स, फाइनेंस ओवरहेड्स। और ये हमेशा इनडायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट है और इनडायरेक्ट में नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट है। मुझे बताओ ये टेबल देख के क्लियर हुआ? क्या आपको क्लियर है ये टेबल? किसी पॉइंट पे इशू है तो पूछ लो। ये हमने कल से लेके आज तक जो बड़ा है सारा मैंने कंपाइल कर दिया है एक ही टेबल, एक टेबल में, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि कोस्ट का जो साइकिल है वो किस तरह, कोस्ट का जो फ्लो है वो किस तरह चल रहा है। क्लियर है तो एक मरतबा यस लिखो। हमजा आपको क्लियर है? लाइबा आपको क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ से हमने आगे कुछ फॉर्मूला सीखने, हमारा ये फॉर्मूला पे आज की क्लास एंड होगी। सिर्फ हमने फॉर्मूला सीखने जो इससे रिलेटेड है, सारे इन्हीं के अंदर हम समझेंगे। ठीक है, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आप लोग मिक्स ना हो सके। कलर में ब्लैक कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, अगर आप इन तीनों को ऐड अप कर देते हो तो आपकी बनती है प्राइम कॉस्ट। यानी अगर मैं आपसे पूछूं प्राइम कॉस्ट क्या है, तो आपने सिंपल एक फॉर्मूला बताना है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। आपको ये आ सकता है ऑब्जेक्टिव के अंदर, ये तीन कॉस्ट दी हो और पूछा हो प्राइम कॉस्ट क्या है, तीनों को ऐड कर देना। अगर मैं आपसे कहूँ इंडेक्ट मटेरियल, इंडेक्ट लेबर और इंडेक्ट एक्सपेंस, इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड्स वैसे मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है, देखो प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड्स का मतलब ये कि है तो प्रोडक्शन कॉस्ट, है प्रोडक्शन कॉस्ट, लेकिन है ओवरहेड। ओवरहेड मतलब इंडायरेक्ट मटेरियल। अगर मैं प्रोडक्शन ओवरहेड का फॉर्मूला पूछूं तो आपने बताना है इंडायरेक्ट मटेरियल प्लस इंडायरेक्ट लेबर प्लस इंडायरेक्ट एक्सपेंस। ये फॉर्मूला आ गया प्रोडक्शन ओवरहेड्स का। और अगर मैं आपसे पूछूं नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड का फॉर्मूला, तो आप इन पांचों कॉस्ट को ऐड अप कर देना। यानी सेलिंग प्लस एडमिन प्लस रिसर्च प्लस फाइनेंस प्लस डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी की सारी कॉस्ट ऐड करोगे तो आपका नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड का फॉर्मूला बन जाएगा। ये तीन फॉर्मूला हमने पढ़े, एक प्राइम कॉस्ट, एक प्रोडक्शन ओवरहेड और एक नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। अच्छा, अब आगे सुनो। अगर आप प्राइम कॉस्ट और प्रोडक्शन ओवरहेड इनको ऐड कर दो तो ये आपकी बन जाएगी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। क्योंकि हमने यहाँ तक सारी की सारी प्रोडक्शन कॉस्ट ऐड कर दी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। ये आ जाएगी आपकी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। यानी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट का क्या फॉर्मूला बना? प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड
ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट का। और ऑलरेडी आपने यहाँ पे टोटल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट भी निकाली हुई है, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड भी निकाले हुए हैं। ठीक है, अगर आप इस टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट और इस टोटल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को ऐड अप कर दो, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट और टोटल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को ऐड अप कर दो, तो ये आपके पास आ जाती है टोटल कॉस्ट ऑफ कंपनी। यानी एक कंपनी के अंदर मेनली दो टाइप्स है, एक है प्रोडक्शन, एक है नॉन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में टोटली दो आती है, प्राइम कॉस्ट और प्रोडक्शन ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट और प्रोडक्शन ओवरहेड में अगर आगे बोलूं तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये 6 कॉस्ट मिला के प्राइम कॉस्ट और प्रोडक्शन ओवरहेड बनी, जिसको ऐड करके टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। प्रोडक्शन को साइड पे कर दो। दूसरी साइड पे 5 कॉस्ट है जो प्रोडक्शन से हट के वो नॉन प्रोडक्शन का पार्ट है, उनको ऐड अप करते हुए तो प्रोडक्शन कॉस्ट तो टोटल कॉस्ट ऑफ कंपनी आ गई। टोटल कॉस्ट ऑफ कंपनी में हमने टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऐड की प्लस टोटल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट ऐड की, तो हमारे पास आ गई टोटल कॉस्ट ऑफ कंपनी। यहाँ मैंने आपको प्रॉपर्ली फॉर्मूलाज के साथ बता दिया ताकि आप लोग इन चीजों को भूलो नहीं, और ये पेपर में आते हैं, अभी भी आएंगे, FMA, MA2, हर लेवल पे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इसमें से फॉर्मूलाज आ जाते हैं। मतलब एक फॉर्मूला भी आ गया तो ऑब्वियसली मुफ्त के मार्क्स हैं, सीधे सीधे मार्क्स। बताओ यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो यहाँ तक। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। यहाँ पे हमारी आज की क्लास एंड हो रही है। कल इंशाल्लाह हम लोग वैसे इस टॉपिक कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन में पढ़ा है, 2-3 मिनट का टॉपिक रह गया है, 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स रह गए हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। और कल हम स्टार्ट करेंगे ये वाला पॉइंट, कॉस्ट लग गया भाई। हाँ, तो कल हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। और कल के दिन हम कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर को भी 75% या 80% कंप्लीट कर लेंगे। और परसों फिर हमारी किट होगी, थोड़ा उसका पार्ट जो रह गया वो होगा, फिर किट होगी इंशाल्लाह और हमारा चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। यहाँ पे क्लास एंड है, रिकॉर्डिंग में बंद कर